कल्पना कीजिए उस पल की जब हमारी पृथ्वी पर पहली बार जीवन की सुगबुगाहट हुई थी। स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में, जहां हम समय में पीछे जाकर उस रहस्यमयी सुबह की यात्रा करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे बिल्कुल बेजान और निर्जीव रासायनिक यौगिकों ने खुद को बदलकर एक इतनी जटिल जैविक जीवन का रूप ले लिया। तो चलिए इस गहरे और सिनेमाई सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है कि आखिर बिल्कुल बेजान चीजें जैसे पत्थर, पानी या मिट्टी अचानक से जिंदा कैसे हो जाती हैं? क्या ये कोई जादू था या फिर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जटिल विज्ञान? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है और हमारे अस्तित्व की पूरी नींव को हिलाकर रख देता है। इस पहेली की तह तक जाने के लिए हमें करीब 3.7 अरब साल पीछे जाना होगा। मिलिए लूका यानी LUCA यानी द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि आज धरती पर मौजूद हर एक जान, चाहे वो हम इंसान हो, कोई विशाल जानवर हो या आपके घर के बाहर लगा कोई पौधा, हम सबका जेनेटिक इतिहास इसी एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक पूर्वज से जाकर जुड़ता है। तो जरा उस वक्त की धरती की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। ये आज की तरह हरी भरी बिल्कुल नहीं थी। शुरुआती जीवन तो असल में गहरे समुद्र के भयानक अंधेरे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और गर्म उबलते हुए पानी में पनपा था। एक ऐसा खौफनाक और कठोर माहौल जहां सच में जीवन की उस पहली सूक्ष्म चिंगारी ने जन्म लिया। सेक्शन 1, जीवन शक्ति का भ्रम। सदियों तक इंसान यही मानता रहा कि जीवों के अंदर कोई अदृश्य जादुई ऊर्जा होती है जो उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन विज्ञान ने इस प्राचीन मिथक को कैसे तोड़ा? 18वीं और 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने इस मिथक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जीवन कोई जादू टोना नहीं है। जब उन्होंने लैब के अंदर आम मिट्टी और खनिजों में पाए जाने वाले बेजान रसायनों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, तो ये साफ हो गया कि जीवन और निर्जीव दोनों असल में एक ही तरह के रासायनिक नियमों पर चलते हैं। सेक्शन 2, 4 जैविक स्तंभ। अगर जीवन कोई जादुई शक्ति नहीं है, तो फिर जिंदा और बेजान के बीच की ये लकीर आखिर खिंचती कहाँ से है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो किसी भी रसायन को जीवित कहलाने के लिए इन 4 बुनियादी शर्तों को पूरा करना ही होता है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। दूसरा है रेप्लिकेशन मतलब खुद की हूबहू नकल बना पाना। तीसरा एक ऐसी बाउंड्री या सीमा जो उसे बाहर की दुनिया से अलग रखे। और चौथा सबसे अहम, मेटाबॉलिज्म यानी खुद के लिए ऊर्जा पैदा करना। जब ये चारों चीजें एक साथ आती हैं, तभी रसायन जीवन की दहलीज को पार करते हैं। सेक्शन 3, ब्रह्मांड से सामग्री। अब आप सोचेंगे कि इन जटिल रसायनों को बनाने का कच्चा माल आया कहाँ से? तो जवाब है विशाल अंतरिक्ष से। इसे हम पैनस्पर्मिया थ्योरी कहते हैं। आज की एडवांस तकनीक ने हमें दिखाया है कि जीवन के लिए जरूरी एमिनो एसिड्स, शुगर्स और जटिल अणु अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे और ठंडे हिस्सों में पहले से मौजूद हैं। और वहां से उल्कापिंडों और धूमकेतुओं ने एक तरह से डिलीवरी बॉय का काम किया और इन रसायनों को हमारी धरती तक पहुंचाया। वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक की एक बहुत ही कमाल की लाइन है, ब्रह्मांड एक बड़े गोदाम की तरह है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जीवन बनाने के लिए जितने भी स्पेयर पार्ट्स या कच्चे माल की जरूरत थी, वो इस ब्रह्मांड रूपी गोदाम में पहले से पड़े थे। धरती को हर चीज एकदम जीरो से शुरू करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो धरती पर कच्चा माल आ गया, पर फिर उनका हुआ क्या? इसे प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस से समझते हैं। मिलर उरे के उस मशहूर प्रयोग को याद कीजिए, जिसने ये साबित किया कि जब प्राचीन धरती के उस उबलते हुए रासायनिक सूप पर बिजली कड़की और ज्वालामुखियों की भयंकर गर्मी मिली, तो उन बेजान रसायनों ने आपस में जुड़कर जीवन के पहले एमिनो एसिड्स का निर्माण कर दिया। सेक्शन 4, छिपे हुए रहस्य और प्रारंभिक जीवन के तंत्र। कच्चा माल तो तैयार था, लेकिन इन बुनियादी रसायनों ने आखिर खुद को एक बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे ढाला? चलिए उन छिपी हुई सूक्ष्म प्रक्रियाओं की थोड़ा और गहराई में चलते हैं। यहाँ एक बात आपको सच में चौंका देगी कि इसमें आम से दिखने वाली क्ले यानी मिट्टी का बहुत बड़ा हाथ था। क्ले मिनरल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि मिट्टी की चार्ज सतहों ने एक सूक्ष्म ढांचे का काम किया।
इन्हीं सतहों पर चिपककर प्राथमिक अणु आपस में जुड़े और उन्होंने पहली बार आरएनए की चेन तैयार की। एक ऐसी चेन जो खुद की कॉपी बना सकती थी। ये रेप्लिकेशन की दिशा में पहला, सबसे बड़ा और ठोस कदम था। लेकिन अब यहाँ एक और भौतिक रहस्य सामने आता है। उस वक्त के तूफानी और खतरनाक पानी में तैरते हुए इन जेनेटिक मटेरियल्स ने खुद को बिखरने से कैसे बचाया? उन्होंने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच या बाउंड्री कैसे बनाई? इसका जवाब छिपा है फैटी एसिड्स के बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक तरीके में, बिल्कुल साबुन के बुलबुलों की तरह। इन अणुओं का एक सिरा पानी की तरफ आकर्षित होता है और दूसरा पानी से दूर भागता है। तो जब ये पानी में मिलते हैं तो अपने आप गोल होकर एक सुरक्षात्मक बुलबुला या लिपिड स्फीयर बना लेते हैं। बस इसी तरह अंदर के रसायनों को बाहर की तबाही से एक सुरक्षित पनाह मिल गई। और जब वो आरएनए इन लिपिड बुलबुलों के अंदर सुरक्षित हो गया तो जो चीज बनी उसे हम प्रोटोसेल कहते हैं। ये प्रोटोसेल्स हमारी आज की एडवांस्ड कोशिकाओं के सबसे शुरुआती, सबसे आदिम रूप थे। ये वो ऐतिहासिक पल था जब रसायनों ने पहली बार खुद को बाकी की दुनिया से अलग कर लिया था। सेक्शन 5, पहली कोशिकाओं को ऊर्जा देना। प्रोटोसेल्स ने अपनी बाउंड्री तो बना ली, लेकिन उनके सामने एक आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। जिंदा रहने के लिए बाहर से ऊर्जा कैसे हासिल की जाए? इसे समझने के लिए हमें फिर से समंदर के उस भयानक गहराई में जाना होगा। गहरे महासागरों के हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने इन शुरुआती कोशिकाओं को बेहिसाब गर्मी, कच्चे खनिज और रासायनिक ईंधन दिया, बिल्कुल किसी इंजन की तरह। यहीं से इन आदिम कोशिकाओं ने बाहर से पोषण लेना और कचरा बाहर निकालना सीखा, जिसने दुनिया के पहले मेटाबॉलिज्म की शुरुआत की। सेक्शन 6, द माइक्रोस्कोपिक मर्जर। साधारण से बैक्टीरिया से लेकर जटिल जीवों में बदलने का ये सफर विकास की सबसे बड़ी छलांग थी। एक लंबे समय तक जीवन दो साफ हिस्सों में बटा था। एक तरफ थे प्रोकैरियोट्स, बिल्कुल साधारण कम ऊर्जा वाले बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ थे यूकैरियोट्स, बड़े, जटिल और ऊर्जा से भरे जीव। उच्च स्तर के जीवन के लिए, यानी हमारे और आपके वजूद के लिए, यूकैरियोट्स वाली इस विशाल ऊर्जा की बहुत जरूरत थी। पर सवाल यह है कि उन्हें इतनी सारी ऊर्जा मिली कहाँ से? इसका जवाब है एंडोसिम्बायोसिस, विज्ञान के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक। जरा सोचिए, एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को पूरा का पूरा निगल लिया, लेकिन अंदर जाने वाली कोशिका नष्ट होने के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। इस एक घटना ने असीमित सेल्युलर एनर्जी के दरवाजे खोल दिए, और इसी के बदौलत आज का ये बहुकोशिकीय जीवन मुमकिन हो पाया। अब ये सब कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं है। धरती के बनने से लेकर उल्कापिंडों की भारी बारिश, लूका के जन्म और फिर पहले जटिल जीवों के विकास तक, निर्जीव रसायनों के जिंदा होने की इस धीमी प्रक्रिया में अरबों साल लग गए। समय का ये विशाल पैमाना सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। सेक्शन 7, प्राचीन तारों की गूंज। अरबों साल का ये सफर हमें हमारे अस्तित्व के बारे में एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक नजरिया देता है। आइए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इस पूरी कहानी के अंत में एक बहुत ही काव्यात्मक पर बिल्कुल सच्ची बात निकल कर आती है। इस ब्रह्मांड का हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो कोई सूक्ष्म सा बैक्टीरिया हो या हम और आप, हम सब अनिवार्य रूप से उसी अंतरिक्ष की धूल और ब्रह्मांडीय मलबे से बने हैं। हम सच में तारों की राख से बुने गए हैं। है ना कमाल की बात? ये एहसास हमें इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक बहुत ही गहरे स्तर पर जोड़ देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ सफर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार विषयों के लिए वापस आना ना भूलें।